देखना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार में 3 दशक पहले राज्य का सबसे बड़ा चारा घोटाला सामने आया और इस मामले में अब राज्य सरकार घोटाले का पैसा वसूलने की तैयारी में जुट गई है। बिहार सरकार इस मामले में सीबीआई और इनकम टैक्स विभाग से चर्चा करेगी और 950 करोड़ की संपत्ति के लिए कोर्ट भी जाएगी। यानी जो लोग 90 के दशक में पशुओं का चारा डकार गए, सरकार उन पर एक बार फिर से शिकंजा कसने की तैयारी में है और घोटाले का पैसा वसूलने के लिए कदम उठाने जा रही है। बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने चारा घोटाला मामले की जांच सीबीआई को सौंपते वक्त उसे घोटाले के पैसे की वसूली की जिम्मेदारी भी सौंपी थी, जिसे दोषियों की संपत्ति को जब्त कर वसूला जाना था। लेकिन 3 दशक के बाद भी घोटाले का 1 रुपया भी सरकार के खजाने में नहीं पहुंचा और अब सरकार इसकी तैयारी में जुट गई है। और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की तरफ से एक बड़ा बयान इस वक्त सामने आया है, जिसमें चारा घोटाले से जुड़े लोगों की संपत्ति को जब्त किया जाएगा। सम्राट चौधरी की तरफ से कहा गया 950 करोड़ के घोटाले की राशि जब्त कर उसे सरकारी खजाने में ही डाला जाएगा। यह निर्णय न्यायालय का था और उसी के आधार पर कार्रवाई भी की जाएगी। लालू यादव हो या कोई और हो, जिन्होंने भी घोटाला किया है, उनकी संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई में अब सरकार जुटने वाली है। लगभग 950 करोड़ के चारा घोटाले की राशि को अब बिहार सरकार वापस अपने खजाने में लाना चाहती है। सरकारी खजाने में लाने की तैयारी शुरू हो चुकी है और हमारे साथ उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी है। सम्राट जी, क्या सरकार यह पहल करने जा रही है कि चारा घोटाले की राशि को सरकारी खजाने में जमा कराया जाए? देखिए, ये न्यायालय का फैसला है, हमारा फैसला नहीं है। न्यायालय का फैसला है कि जो घोटाला हुआ है उसकी राशि को वापस लिया जाए, इसलिए सरकार उसमें पहल करेगी। और इसमें कौन है नहीं है इससे मतलब नहीं है। जो लोग भी चारा घोटाला में हैं, सबकी संपत्ति को कुर्क करके और न्यायालय के सामने समर्पित किया जाएगा। न्यायालय के द्वारा सरकार के खजाने में पैसा है, यह सरकार की चिंता है। लालू प्रसाद यादव की संपत्ति जब्त करके आप लोग सरकारी किसी की संपत्ति हो, संपत्ति 950 करोड़ घोटाला से मामला है। पशुपालन, बेजुबानों के पैसे का घोटाला करने वाले लोगों का है। तो जो लोग भी चारा घोटाला में अभियुक्त हैं, जिनको सजा मिल गई, जिन पे आरोप तय हो गए, उन लोगों का संपत्ति जब्त होना चाहिए। क्या सरकार ने इसके लिए कोई प्रस्ताव भी तैयार किया है? कैसे आप लोग इसकी ये न्यायालय की पूरी प्रक्रिया समीक्षा करके इस पर शीघ्र कार्रवाई किया जाए। लगता है कि एक चुनाव में एक बड़ा मुद्दा भी आप लोगों कोई के पास? मुद्दा नहीं, ये क्या मुद्दा है? बिहार में विकास का मुद्दा होता है, ये कोई मुद्दा नहीं है। जो घोटाला करेगा उस पर तो कार्रवाई करना ही पड़ेगा। तो बिल्कुल सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है और इसके लिए अब सरकार आगे भी बढ़ रही है कि जल्द से जल्द चारा घोटाले में जो पैसा है वो सरकारी खजाने में जमा हो। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। तो बिहार सरकार चारा घोटाले का पैसा वापस खजाने में लाने के लिए पहल करने जा रही है, जिस पर राजनीति अब शुरू हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भी कहा कि निश्चित रूप से सरकार घोटाले का पैसा खजाने में वापस लेकर आएगी। जानते हैं कि जो चारा घोटाला हुआ था, उस चारे घोटाले में बिहार के खजाने से सैकड़ों करोड़ रुपए की लूट हुई थी और उस वक्त तत्कालीन हाई कोर्ट की टिप्पणी हुई थी कि बिहार में जंगल राज है। तो निश्चित रूप से जो राशि बिहार के खजाने से लूट के लोगों ने अवैध संपत्ति बनाई थी, वह संपत्ति सरकार के पास वापस है, इसका हर संभव प्रयास होगा। तो बिहार सरकार अब चारा घोटाले के पैसे की वापसी की तैयारी में जुट चुकी है और ऐसे में इस पर सियासत भी बेहद तेज है। बिहार की लूट हुई है, बिहार के लोगों का पैसा लूटा गया है, तो जाहिर सी बात है कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो पैसे की रिकवरी करे। जिन लोगों ने भी बिहार को लूटा है, उनसे बिहार के लोगों का पैसा तो वापस लिया जाएगा ना। सरकार इस संबंध में कार्रवाई करेगी और ये कार्रवाई होनी ही चाहिए, निश्चित तौर पर होनी चाहिए। बोए बीज बबूल का तो आम कहाँ से हुए, जैसी करनी वैसी भरनी। अब कोई जनता की गाढ़ी कमाई को पचा ले और उससे अपनी संपत्ति बना ले, ये कहां तक उचित है? हमें लगता है
कि जनता की गाढ़ी कमाई की रिकवरी के लिए हर संभव प्रयास तो होने ही चाहिए। देखिए, इस पहल की सराहना होनी चाहिए और बिहार सरकार ने जो निर्णय लिया है वो जनता के हित में है। अन्यथा ये भ्रष्टाचारी लोग जो है जेल और बेल के खेल में उलझाए रहते हैं और जनता के लूटे हुए पैसे से खुद भी ऐश करते हैं, उनकी पीढ़ियां ऐश करती हैं। इसलिए जनता के हित में है और बिहार के हित में है। बिहार जैसे गरीब राज्य से ये लूटे हुए पैसे दूसरे देशों में ले जाकर लगाते हैं, तो इन लोगों की रिकवरी तो होनी ही चाहिए। तो वर्तमान जो राज्य सरकार है वो हर मामले में विफल है। ये ट्रबल इंजन की सरकार चलने वाली नहीं है और ये मूल मुद्दों के भटकाव के लिए ये पुराना मुद्दे को उठाकर और ये जनता के बीच में कि 950 करोड़ वापस आ जाएगा, जनता इससे खुश हो जाएगी। मैं ये कहना चाहूँगा कि इनके राज्य में जो कुशासन की सरकार है उनका ये जवाब देने में विफल हो चुके हैं, तो ऐसे मुद्दों को उठाकर जनता के बीच में जाना चाह रहे हैं और अपनी चुनावी नैया को पार कराना चाह रहे हैं। तो रमजान खत्म होने को है, 2 दिन बाद नवरात्र की शुरुआत होने वाली है और ऐसे में सड़क पर नमाज और नवरात्र में मीट की बिक्री बंद करने की मांग को लेकर सियासत इस वक्त बेहद गर्म है। कल विधानमंडल के बजट सत्र का आखिरी दिन था और विधानसभा के बाहर कई मुद्दों पर बातचीत के दौरान पीएचईडी मंत्री नीरज बबलू उन्होंने कहा कि नवरात्र में मीट की बिक्री पर बैन की मांग का मैं समर्थन करता हूं। इतना ही नहीं, नीरज बबलू ने सड़क पर नमाज पढ़ने पर भी रोक लगाने की मांग की, जिस पर सियासी बवाल मच गया। तो दरभंगा में बीजेपी सांसद गोपाल जी ठाकुर ने भी नवरात्र में मीट की बिक्री को बंद करने की मांग का समर्थन किया है। साथ ही गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि सड़क किसी भी धार्मिक आयोजन के लिए नहीं है, सड़क लोगों की सुविधा के लिए है और ऐसे में सड़क पर नमाज पढ़ने की भी परंपरा को बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे कई बार लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। निश्चित रूप से नवरात्र जैसे पवित्र पर्व को मनाना चाहिए, जो हिंदू का सबसे बड़ा पर्व है। उसमें मीट मछली बंद होना ही चाहिए और सबको गले मिला करके हिंदू का पर्व में मुस्लिम को भी योगदान देना चाहिए और मुस्लिम के पर्व में हिंदू को भी एक भाईचारा बना करके चलना चाहिए। ये कोई गलत बयानबाजी नहीं हो रहा है। मीट और मछली का नवरात्र में बंद होना ही होना चाहिए। नमाज को लेकर भी सियासत हो रही है कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जानी चाहिए, इसको लेकर भी हंगामा मचाया बिहार में। देखिए, सड़क पर तो निश्चित रूप से नमाज या कोई पर्व नहीं होना चाहिए और सबका अपना अपना स्थान है, मंदिर है, मस्जिद है, अपने कैंपस में अपने स्थान पर हो। तो पटना दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भी सड़क पर नमाज पढ़ने के मुद्दे पर बयान दिया। पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था की स्थिति न बिगड़े, इसका भी ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि कई बार सड़क पर नमाज पढ़ने से लोगों को परेशानी होती है और इसीलिए उन्होंने भी इसकी वकालत की कि नमाज पढ़ने की जो धार्मिक परंपरा है उसे उसी स्थान पर निभाया जाए। सड़क पर नमाज पढ़ने की वजह से लोगों को परेशानी होती है। रास्ते में नमाज पढ़ने का जब कोई वक्त आता है तो लोगों के लिए मतलब तकलीफ होती है और कुछ लोगों से विरोध होता है। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें पुलिस प्रशासन ने ध्यान देने की आवश्यकता है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा ना हो और लोगों को तकलीफ ना हो। इसके लिए मतलब नमाज पढ़ने का उनको पूरा अधिकार है, लेकिन उसके लिए प्रशासन ने उसमें ध्यान देकर उसमें मार्ग निकालना चाहिए। वहीं बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा है। संजय जायसवाल ने कहा कि ममता बनर्जी की पूरी राजनीति इस बात पर ही टिकी हुई है कि कैसे बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहां पर बसाया जाए, उन्हें योजनाओं का लाभ दिया जाए। और इतना ही नहीं, संजय जायसवाल ने कहा कि ममता बनर्जी का दिल भारत विरोधी है। ममता बनर्जी जैसे लोगों की राजनीति, जिनकी पूरी राजनीति इस तरह इसी पर है कि कैसे बांग्लादेशियों को बंगाल और देश में घुसा जाए, कैसे उनको आधार कार्ड दिया जाए, कैसे जमीन नहीं दे करके भारत बांग्लादेश में बाढ़ नहीं बनने दिया जाए, इस तरह के कार्यों में जो उनकी रुचि है वह वहां पर दिल उन्होंने बता दिया कि उनका दिल भारत विरोधी है।
तो भारत बांग्लादेश सीमा पर घुसपैठ को रोकने के लिए सरकार के द्वारा फेंसिंग कराया जा रहा है और गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि भारत और बांग्लादेश सीमा पर फेंसिंग का काम पश्चिम बंगाल की सरकार के कारण पूरा नहीं हो पा रहा और इस पर उन्होंने अपने बयान भी सदन के अंदर दिया था। पर बीजेपी ने पश्चिम बंगाल सरकार पर जमकर हमला करते हुए कहा कि बिहार सरकार के मंत्री और पश्चिम बंगाल भाजपा के प्रभारी मंगल पांडे ने यह भी कहा कि वोट बैंक की राजनीति है इसके पीछे की वजह कि ममता सरकार जमीन उपलब्ध ही नहीं करा रही। अमित शाह ने सदन में इस बात को कहा कि सरकार जमीन नहीं दे रही है, फेंसिंग का काम रुका है, घुसपैठिए भारत आ रहे हैं। देखिए, ये बहुत ही गंभीर और संवेदनशील मामला है, राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, जिसके संदर्भ में आदरणीय गृह मंत्री जी ने जो यथार्थ स्थिति है उस स्थिति को सदन के माध्यम से बंगाल की जनता के सामने और देश की जनता के सामने सारे विषयों को रखा है। आज जो पश्चिम बंगाल में सरकार काम कर रही है ममता बनर्जी जी के नेतृत्व में, वह विशुद्ध रूप से घुसपैठियों के समर्थन से चलने वाली सरकार है और घुसपैठियों को संरक्षण देने वाली सरकार है। और इसीलिए वो जो 450 किलोमीटर का फेंसिंग का काम नहीं हो रहा है बाड़ लगाने का, वो पश्चिम बंगाल की सरकार जमीन इसीलिए नहीं दे रही है कि वो घुसपैठियों के दबाव में है। और घुसपैठियों का दबाव इसीलिए कि उनका वोट चाहिए ममता बनर्जी को, उन लोगों को देश के अंदर घुसाना, उनको मतदाता बनवाना, फिर उनका वोट लेने के लिए काम करना। और कुल मिला के ये सभी लोग कहीं ना कहीं राष्ट्र हित के विरुद्ध में काम करते हैं। तो इधर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी ममता बनर्जी पर जोरदार पलटवार किया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा वो भी सुनिए। बनर्जी जिस राह पर चल चुकी है, राष्ट्र उनके साथ खड़ा कैसे रहे, राष्ट्र के अंदर ही राष्ट्रद्रोहियों को संरक्षित करें, सनातन के संतानों को लज्जित करें, अपमानित करें, तो उसका खामियाजा तो उनको कहीं न कहीं भोगना पड़ेगा। वहीं समस्तीपुर से बड़ी खबर है, जहां बजरंग बली की प्रतिमा को तोड़े जाने के मामले में बड़ी कार्रवाई की शुरुआत कर दी गई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। प्रतिमा तोड़ने के मामले पर लोगों में काफी नाराजगी और गुस्सा रहा। लोग सड़क पर उतरकर जमकर हंगामा करते नजर आए। आगजनी की गई। 2 तस्वीरों के जरिए हालात को समझा जा सकता है। इधर पुलिस लोगों को समझाने में जुटी हुई है। आरोपी से भी पूछताछ इस वक्त की जा रही है। प्रतिमा को खंडित होने के बाद लोगों का गुस्सा देखिए किस कदर फूटा। लोगों ने इसे लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की, जमकर हंगामा किया और आगजनी की गई। उसको गिरफ्तार किया गया है और उसने घटना किया है, उस पर कठोर कानूनी कार्रवाई होगी। और एक जो अफवाह फैल रही है कि कल शाम को उसी लड़के के द्वारा, जो दूसरे पक्ष का लड़का है, उसी के द्वारा जो कि वहां पर मस्जिद में घुस के कुरान फाड़ने की बात अफवाह में है, तो ये दूसरे पक्ष के द्वारा नहीं किया गया, बल्कि उसी लड़के के जो गिरफ्तार लड़का है उसी के बारे में आ रही है। लेकिन इस बिंदु पर भी जांच होगी कि वो जो अफवाह फैल रहा है वो सही है या गलत है। सर, कुरान फाड़ने की जो घटना हुई है, वो घटना क्या पुलिस के संज्ञान में कल आई थी? नहीं, ये किसी पक्ष ने हमको संज्ञान में पुलिस को नहीं दिया था, ना मुस्लिम पक्ष ने नहीं दिया था कि ये सारा मेरे घटना हुई है। लेकिन आप आज एक बात आ रही है, लेकिन हम लोग उसको विधिवत जांच करेंगे कि सही है या गलत है। इस अफवाह से इस घटना का कोई मतलब नहीं है। जो बात अफवाह फैलाई जा रही है कुरान वाली, तो ये हिंदू पक्ष के द्वारा नहीं किया गया है। ये बात आ रही है कि उस लड़के के द्वारा किया गया है, वही बोला है जो मुस्लिम पक्ष है, वही अपना अफवाह फैला रहा है। ये बहुत ही घृणित मामला है और जानबूझकर इस तरह के मामला को किया गया है। रामनवमी का समय है और समस्तीपुर रामनवमी शोभा यात्रा, भव्य शोभा यात्रा, हर जगह जगह हर मंदिर पे पूजा होती है और बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हिंदू समाज अपना पूजा पाठ करता है। हम किसी का कोई भी धार्मिक अतिक्रमण नहीं करते हैं। हमारी शोभा यात्रा या हमारा कोई भी जुलूस निकलता है, किसी मस्जिद पर पत्थर नहीं फेंका जाता है, किसी मुसलमान को गाली नहीं दिया जाता है, किसी भी तरह हम लोग किसी के धार्मिक भावना को आहत करने का प्रयास नहीं करते हैं। लेकिन आज इस प्रकार का जो कुकृत्य किया गया है, यह असहनीय है। हिंदू समाज पेशेंस के साथ प्रशासन के सपोर्ट में यहाँ खड़ा है, लेकिन प्रशासन से निवेदन करेंगे कि यह सुनियोजित जो साजिश है, जो इस तरह से इस मोहल्ले में बार बार किया जा रहा है, विगत 4-5 वर्षों में कई बार ऐसी घटना।
बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा के मामले पर आज पटना हाई कोर्ट में फाइनल फैसला आने वाला है और सभी इस फैसले पर अपनी निगाहें बनाए हुए हैं। एक्टिंग चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ में इसे लेकर सुनवाई होगी और फैसला सुनाया जाएगा। 9 जनवरी को याचिकाकर्ता पप्पू कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और 13 दिसंबर को आयोजित पीटी परीक्षा में गड़बड़ी और धांधली का आरोप लगाते हुए परीक्षा को रद्द करने और पुनर्परीक्षा की मांग की गई। इस बीच कई दफे सुनवाई भी हुई और 19 मार्च को फैसले को सुरक्षित रख लिया गया। वहीं पटना विश्वविद्यालय में कल छात्र संघ चुनाव हो रहा है और सेंटर पैनल की 5 सीटों और काउंसलिंग मेंबर के 22 सदस्यों के लिए 19,000 से अधिक वोटर्स मतदान करने वाले हैं। मतदान को लेकर अलग अलग संगठनों के नेता और वोटर्स में जबरदस्त उत्साह भी देखा जा रहा है। हालांकि माहौल को लेकर सभी चिंतित हैं। छात्रों ने यह कहा कि विश्वविद्यालय के खोए हुए गौरवशाली इतिहास को वापस लाना बड़ी चुनौती है। पटना विश्वविद्यालय में कल छात्र संघ चुनाव होना है और सभी प्रकार की तैयारियां पूरी कर ली गई है। यानी प्रचार अभियान जो है उसका शोर थम चुका है, लेकिन जो उत्सुकता है और कौतूहल का माहौल है अब भी बरकरार है, क्योंकि पहली बार अधिकतर छात्र जो हैं वो वोटिंग करेंगे। पटना विश्वविद्यालय में 2 साल बाद ये स्टूडेंट इलेक्शन किए जा रहे हैं और निश्चित रूप से एक डर का भी माहौल बना हुआ है, क्योंकि 4-5 दिनों से पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव के दौरान कई घटनाएं भी घटी है। यहाँ पे कैंपस में सब लड़का और लड़की लोग को दिक्कत होता है, जो कि ये सबसे बड़ा मुद्दा है हम लोग के लिए। यहाँ पे सुरक्षित मतलब सब फील नहीं कर पाता है इस कैंपस में। और वोट का बात रहा, इलेक्शन का टाइम है सर, तो यहाँ पे लड़का लोग बहुत कम आ रहा है और सबका डर है यही है कि मतलब कहाँ से कौन क्या गोली मार देगा, बम फोड़ देगा। बेनिफिट और टीचर की घोर कमी है, सब गेस्ट फैकल्टी है हर डिपार्टमेंट में, सिर्फ और सिर्फ एचओडी को छोड़कर सब गेस्ट फैकल्टी। हम लोग इसकी सबसे बड़ी पहला मांग यही है। और पहला मांग ये है हम लोग का। दूसरी मांग ये है कि लाइब्रेरी को 24/7 आवर्स खोला जाए। और तीसरी मांग है पूरी सेफ्टी की। आप देख रहे हैं कॉलेज में पुलिस है, लेकिन पुलिस अपने काम में व्यस्त रहता है। कोई मार होता है पुलिस आता है। तीसरा यही काम हुआ। और चौथा काम हम लोग का ये है कि लाइब्रेरी में जो पुरानी बुक है सिर्फ न्यू एडिशन का आना चाहिए। सीबीएसई सिस्टम तो लागू कर दिए हैं, लेकिन उसके अनुरूप बुक एक भी नहीं है। हम लोगों का तो मकसद ही है शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक माहौल में चुनाव हो और अच्छे सच्चे संघर्षशील छात्र प्रतिनिधि अध्यक्ष के रूप में, उपाध्यक्ष के रूप में, महासचिव के रूप में, संयुक्त सचिव के रूप में, कोषाध्यक्ष के रूप में पटना विश्वविद्यालय के छात्रों को मिले, जो पटना विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए पहले भी लड़ा हो, उसके हर एक सुख दुख में, उसके हर एक मुद्दों में, चाहे वो शिक्षक का मुद्दा हो, चाहे वो कर्मचारियों का मुद्दा हो, छात्रावास में रहने वाले छात्र छात्राओं का मुद्दा हो, या फिर पटना विश्वविद्यालय में रिसर्च करने वाले जो रिसर्च स्कॉलर है उनको स्कॉलरशिप दिलाने का मुद्दा हो, या तमाम जो पटना विश्वविद्यालय में स्कॉलरशिप बंद है। 5 सेंट्रल पैनल के साथ साथ 22 काउंसिल मेंबर के लिए चुनाव होना है। ऐसे में छात्र चाहते हैं इस बार जो प्रत्याशी जीते वो विश्वविद्यालय की तकदीर जरूर बदलें। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। आरा के पूर्व सांसद आरके सिंह ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। भोजपुर जिले के कारी 7 गांव में एक सड़क के उद्घाटन के बाद से लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गद्दारों को वो छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि चुनाव में इस क्षेत्र की 4.5 लाख से ज्यादा जनता से उनका साथ उनकी तरफ रहा, उनका विश्वास उन्हें मिला, लेकिन 50,000 लोगों ने गद्दारी की। समय आने पर वो गद्दारों को जवाब भी देंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री का इशारा उन लोगों की तरफ था जिन लोगों ने इस लोकसभा चुनाव में उन्हें वोट नहीं दिया। ये 4.5 लाख लोग के गद्दार वो 50,000 हैं जो कि गद्दारी किए, तो वो गद्दारी हमसे नहीं किए, वो गद्दारी किए ये 4.5 लाख लोगों से किए। 4.5 लाख लोग जो निकल करके ये तपती दोपहरिया में वोट दिए, उससे गद्दारी हुई। जो 40-50 हजार जो गद्दारी किए, चाहे किसी कारण से भी वो किए होंगे, लेकिन हम लोग छोड़ेंगे नहीं। हम लोग फिर लड़ेंगे, हम छोड़ करके जाने वाले हम हैं नहीं। राजधानी पटना के लोगों को जल्द ही डबल डेकर पुल की सौगात मिलने वाली है। जी हां, जल्दी इसका उद्घाटन भी हो सकता है और सरकार की तैयारी है कि अप्रैल महीने में ही इस डबल डेकर ब्रिज का उद्घाटन का काम पूरा किया जाए। इस पुल के बन जाने से अशोक राजपथ पर लोगों को जाम की समस्या से छुटकारा मिलेगा।
और आज